बच्चों अब हम अगला मेथड डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट होती हैं उनको करने के 4 मेथड हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि मतलब ऐसा इक्वेशन है जिसमें ना तो 1 + p + q 0 हो रहा है, ना 1 - p + q 0 हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा अपन कैसे क्या करें, सोल्यूशन का एक पार्ट भी नहीं दिया गया है। तो फिर हम बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाय changing independent variable। by changing independent variable। तो बच्चों मान लो आपका गिवन इक्वेशन ये है, लेट गिवन इक्वेशन इज given equation is d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r। यहाँ पर p q r हमारे x के फंक्शन है। अब बच्चों यहाँ पे ये है बेटा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ वी चेंज independent variable x into z। अब बच्चों हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में चेंज करने जा रहे हैं। और बच्चों जब चेंज करोगे तो कोई ना कोई तो रिलेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी तो आप चेंज कर पाओगे। तो कैसे चेंज करते हैं? बाई रिलेशन। हम ये रिलेशन लेते हैं, हम इस रिलेशन से चेंज करते हैं। बाई रिलेशन हम रिलेशन लेते हैं dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ q। हम बच्चों ये रिलेशन लेते हैं बाई टेकिंग रिलेशन dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ q। ओके, मॉडुलस ऑफ q इस रिलेशन से चेंज करते हैं बेटा। ये q है बेटा, ओके। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने का एक और तरीका बेटा बता देते हैं। यदि q किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा हो, मतलब y के साथ जो टर्म लिखा है वो किसी न किसी चीज का होल स्क्वायर हो, तो आप समझ जाना ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, कैसे चेंज करते हैं? इस रिलेशन से चेंज करते हैं। हम लेते हैं dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ q। इस रिलेशन से हम चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और चेंज करके मान लो हमको नया इक्वेशन ऐसा मिलता है, वी गेट, नया इक्वेशन बच्चों हमको ऐसा मिल जाता है, वी गेट d2y। अब x की जगह z लिख दो बेटा, x की जगह z लिखो, dz स्क्वायर, यहाँ पे कुछ p1 आ जाएगा, यहाँ पर dy x की जगह आपका z हो जाएगा, यहाँ q1 आ जाएगा, यहाँ y ही रहेगा, यहाँ r1 आ जाएगा। अब ये बच्चों p1 q1 r1 ये कुछ नए आपके फंक्शन ऑफ x आएंगे। अब इन p1 q1 r1 को कैसे निकाला जाए, इसका क्या फार्मूला हो? तो p1 q1 और r1 को निकालने का बच्चों ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम p1 q1 और r1 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, केवल p1 को निकालने का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, बाकी का तो बहुत आसान है। p1 निकालने के लिए बच्चों हम ये फार्मूला यूज करते हैं, d2z बाई dx स्क्वायर, d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करते हैं p1 की वैल्यू को निकालने के लिए। d2z बाई dx का होल स्क्वायर प्लस p dz बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx का होल स्क्वायर। और q1 को निकालना तो बच्चों बड़ा आसान है, q1 निकालना सिंपल है, q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। और r1 निकालना भी बच्चों बहुत आसान है, r1 बराबर हो जाएगा r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों हम वैल्यू निकाल लेते हैं p1 q1 और r1 की, और वो वैल्यू बेटा हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल
चेंज हो जाता है और फिर आराम से हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। एक और अंदर की बात हम आपको बता दें कि जब क्वेश्चन करोगे ना आप, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये देखो बच्चों, जो Q है ना, ये Q1 ये -1 या +1 आएगा। ज़्यादातर प्रश्नों में जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें यदि Q आपका प्लस दिया है तो +1 आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। ठीक है ना? ओके, समझ गए ये चीज़? और P1 की वैल्यू ज़्यादातर प्रश्नों में 0 आ जाएगी। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं और इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको इस मेथड से सॉल्व करके आपको बताएंगे बेटा। ये फार्मूला आप ध्यान रखना कि P1 निकालते समय d2z/dx² प्लस P/dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, Q1 निकालने के लिए Q/dz/dx का होल स्क्वायर, R1 निकालने के लिए R/dz/dx का होल स्क्वायर, और dz/dx का होल स्क्वायर किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ Q के बराबर। dz/dx का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Q के बराबर हम लेते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और इस मेथड से सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है बेटा cos x d2y/dx², cos x d2y/dx² cos x d2y/dx² प्लस sin x dy/dx प्लस sin x dy/dx प्लस sin x dy माइनस 2 cos cube x इंटू y माइनस 2 cos cube x इंटू y इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 5x 2 cos टू द पावर 5x। ये प्रश्न बच्चों आपको दिया गया, ये 03 में पूछा भी गया है, RGPB में एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी है और ये कठिन है इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिया गया है cos x d2y/dx² प्लस sin x dy/dx माइनस 2 cos cube x इंटू y इज इक्वल टू 2 cos टू द पावर 5x। अब एक बात हम और बता दें, पहचानने का तरीका क्या होता है बेटा? पहचानने का तरीका ये होता है कि यदि बड़े बड़े टर्म Q के साथ होल स्क्वायर, होल 4 जैसे टर्म है y के साथ Q की जगह, तो हमें ये लगाना है। अब देखो बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहला काम cos x से इसको डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। क्योंकि जब इक्वेशन हमने पढ़ा था बेटा, तो क्या पढ़ा था कि d2y/dx² के साथ 1 होना चाहिए, तो cos x से हमने डिवाइड कर दिया, तो d2y/dx² प्लस cos x से डिवाइड करोगे तो sin x अपॉन cos x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा sin x अपॉन cos x, यहाँ पे आपका dy/dx माइनस का 2 cos x से डिवाइड करोगे तो cos क्यूब x अपॉन cos x इंटू y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे cos टू द पावर 5x अपॉन cos x। तो अब ये देखो आपका क्या बन जाएगा, अब आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा d2y/dx² प्लस साइन अपॉन cos दैट इज tan x इंटू dy/dx, ओके, और माइनस का 2, ये cos टू द पावर 4x बचेगा इंटू y इज इक्वल टू 2, और ये cos स्क्वायर x, सॉरी बेटा cos स्क्वायर x है ना, cos क्यूब से cos x जाएगा तो cos स्क्वायर x बचेगा आपका, और इज इक्वल टू 2 यहाँ पे cos टू द पावर 4x। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में आप ध्यानपूर्वक देखो तो P की जगह क्या लिखा है? tan x लिखा है। P हमारा होता है जो dy/dx के साथ लिखा जाए, और Q की जगह है माइनस का 2 cos स्क्वायर x, ओके, ये Q है। और R की जगह देखो क्या लिखा है, R की जगह 2 cos टू द पावर 4x। तो बच्चों, चूंकि Q किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, मैंने आपको समझाया था कि जब किसी चीज़ का होल स्क्वायर हो तो उसमें हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगा सकते हैं। यदि y के साथ में जो टर्म लिखा है वो ऐसा टर्म हो जो किसी चीज़ का होल स्क्वायर हो, तो हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड लगा सकते हैं। तो अब बच्चों, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ x है उसको चेंज कर देते हैं z में, और इसको हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है ना? तो हम लिखते हैं नाउ वी चेंज independent variable x into z by relation
बच्चों हम कैसे रिलेशन लेंगे, हम लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इजुकल टू मॉडुलस ऑफ क्यू। तो मॉडुलस ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्यू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये बच्चों मॉडुलस ऑफ क्यू हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन हट जाएगा। ये हम डी जेड बाई डी एक्स लेंगे बेटा। तो यहाँ से यदि आप डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा √2 कॉस एक्स। ये डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, यदि हम ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इसको चेंज करते हैं इस तरीके से, तो बेटा हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा। और वो नया इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको एक नया इक्वेशन इस तरीके का मिलेगा जिसमें रहेगा d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस का यहाँ p1 रहेगा, यहाँ dy बाई डी जेड रहेगा प्लस का q1 रहेगा, y रहेगा और r1। अब यहाँ से बच्चों हम p1, q1 और r1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। p1 का फार्मूला आप याद करो बेटा, p1 का फार्मूला क्या बताया था, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ से P1 निकालो, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, ये dz बाई डी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे √2 आएगा और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x आएगा। तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस √2 sin x हो जाएगा। ओके, प्लस dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स किसके बराबर है बेटा, देखो dz बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये आपका है √2 cos x के बराबर है। dz बाई डी एक्स √2 cos x के बराबर है, ठीक है। तो हम P1 का फार्मूला लगा रहे हैं और अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर है। ये बच्चों हमारा इसके बराबर है ना। तो हमारा P1 का फार्मूला है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा सुधार लो, यहाँ पे बेटा P है d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स है, इसको थोड़ा सुधार लो बेटा, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का p dz बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे p की वैल्यू हम और रखेंगे, p हमारा क्या है tan x, तो यहाँ पे बेटा हम p की वैल्यू और रखेंगे, p की जगह tan x हम और रखेंगे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज माइनस √2 sin x, ओके, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा √2 cos x और tan x का मतलब क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अपॉन आपका 2 cos स्क्वायर x रहेगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, है ना। और एक बात बच्चों हम बता दें, ज़्यादातर प्रश्नों में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू बेटा 0 ही आ जाएगी। जब हम P1 की वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में P1 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। वैल्यू ऑफ P1 इज 0 ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब ये P1 आ गया, अब हम Q1 निकाल लें, P1 हमारा ये आ गया, तो Q1 की वैल्यू निकाल दो। Q1 बराबर होता है, Q1 की वैल्यू हमारी होती है, Q1 की वैल्यू तो सिंपल है बेटा, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा Q1 बराबर आएगा, Q कितना दिया गया है बेटा, Q देखो क्या है यहाँ पर, Q की वैल्यू आपकी है माइनस √2 cos x और डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर आपने क्या लिया है, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ Q के बराबर ये आपका हो जाएगा √2 cos x, ठीक है ना। Q की वैल्यू प्रश्न में हमारी क्या दी गई थी बेटा, Q की वैल्यू इस प्रश्न में थी Q इज -2 cos स्क्वायर x था बेटा, Q हमारा था -2 cos स्क्वायर x, Q था -2 cos स्क्वायर x और dz बाई डी एक्स हमारा है 2 cos स्क्वायर x, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा -1 के बराबर आ गया, ये -1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। R1 की वैल्यू निकाल लो, R1 बराबर हमारा हो जाएगा R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये R1 बराबर आ जाएगा, R कितना दिया गया है प्रश्न में, R की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में R की वैल्यू आपकी थी, R था 2 cos टू द पावर 4x, R था 2 cos टू द पावर 4x, ये R दिया गया था, है ना। और dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना था, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x था, 2 cos स्क्वायर x था, 2 कैंसिल हो गया, ये cos स्क्वायर x बचा। ओके, अब बच्चों देखो R1 को हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को, अब यहाँ देखो बेटा dz बाई डी एक्स इसके बराबर है, इसका जरा इंटीग्रेशन कर दो,
तो यहाँ से क्या हमें एक्चुअली वैल्यू z की निकालनी है, तो dz बराबर हो जाएगा √2 cos x, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z बराबर आएगा √2 sin x। ओके, तो यहाँ से यदि हम sin x की वैल्यू निकालें तो sin x बराबर आएगा z अपॉन √2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि r1 की वैल्यू हमें x के टर्म में नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू z के टर्म में चाहिए, इसलिए जो cos स्क्वायर x आया है इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया cos स्क्वायर x की जगह। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होगा? z स्क्वायर अपॉन 2, z स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई r1 की। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो जब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा d2y बाई dz स्क्वायर। p1 हमारा 0 आ गया, ये टर्म 0 हो गया। q1 हमारा क्या आया है? q1 इज अवर -1, q1 की जगह -1 आया है, -1 इंटू y। और r1 हमारा कितना आया है? r1 आया है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। r1 कितना आया है? 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। देखो बेटा, हम इसे cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते थे क्योंकि x का टर्म तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल x को तो हम z में चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ cos स्क्वायर x को ऐसा ट्रेन किया और यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाली बेटा। इसीलिए हमको यहाँ z की वैल्यू निकालना पड़ा और sin x की जगह ऐसा, और ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ी। और अब ये जो क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों, ये प्योर M1 वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे M1 वाले क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल हमारा ये प्योर M1 का क्वेश्चन बन जाता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये d स्क्वायर माइनस का 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको CF और PI वाला मेथड जो M1 में आपने पढ़ा था वो मेथड लगाते हुए आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा बच्चों m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर z प्लस का c2 e टू द पावर माइनस z, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर बच्चों इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होगा? आप लिखोगे 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको अपन ऊपर ले चलेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो तरीका होता है बेटा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको ऐसा लिखेंगे, PI निकालने के लिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस डी स्क्वायर की पावर -1, और यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बराबर हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ओपन करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर आएगा। आगे के टर्म हमें नहीं चाहिए, बायनोमियल थ्योरम से हम इसको ओपन कर रहे हैं, M1 वाला, ठीक है ना। तो ये देखो किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बिकम माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ओके, और प्लस डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, तो माइनस का 1 अपॉन 2 बचेगा। जेड स्क्वायर का करेंगे 2z और फिर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? CF प्लस PI। तो फाइनल आंसर हमारा इसका हो जाएगा, और फाइनल आंसर इज y = CF प्लस PI। CF हमारा कितना है? ये आपका CF आया है ना। C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर माइनस z, C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर माइनस z, और PI z स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों z की वैल्यू रख दो, ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ हम एज्यूम करते हैं उसको हटाना पड़ता है। तो z किसके बराबर है? √2 sin x। तो C1 z की जगह √2 sin x, ओके, प्लस का C2 e टू द पावर माइनस √2 sin x, ओके, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाते हैं। बच्चों चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जब कभी भी ये क्वेश्चन यूज करते हैं तो क्यू किसी का होल स्क्वायर लिखा होता है, राइट, ओके।